और हेडिंग का नाम है साधारण अंकगणितीय समीकरण। अब इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें हम आज बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। मैंने जब साधारण अंकगणितीय समीकरण को आपके पाठ्यक्रम में देखा तो मुझे रियलिटी में एहसास हुआ या सोचा मैंने कि हम इसको कैसे आपके सामने प्रेजेंट करें। आपको अगर एहसास होगा, आपको फील होगा, आपने पढ़ाई करी होगी, तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन भी आपके मन में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर दो शब्दों से मिला। अगर देखा जाए, साधारण को अगर दिमाग से निकाल दो तो हम साधारण को अगर अपने मन से निकाल दें तो हम दो शब्दों में अपने चैप्टर को देख रहे हैं। एक तो अंकगणित, ध्यान से अगर समझेंगे बातों को, दूसरा समीकरण। अब मन में आता है कि अंकगणित क्या है। भाई अंकगणित एक प्रकार की अगर देखा जाए तो पद्धति है, एक तरीका है जिसके माध्यम से हम गणित के तमाम प्रारूपों को हल करते हैं, समझते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत भी बहुत सारे समीकरणों का आप उपयोग करते आए हैं। जैसे जो गणना पर आधारित प्रश्न होते हैं, गणना पर मतलब आप समझ रहे हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, लाइक जैसे अगर हम सरलीकरण की बात करें, ठीक है, सरलीकरण के जो प्रश्न होते हैं अगर उनको भी देखेंगे तो एक स्टेटमेंट की तरह प्रश्न आपको दिखते हैं, एक समीकरण की तरह ही दिखते हैं, और उस समीकरण को प्रॉपरली हल करना होता है। प्लीज अभी सभी लोग फोकस करके आप लोग पढ़ाई करिएगा। अब उस सरलीकरण में अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंकों में भी अक्सर आपने देखा होगा थ्योरेटिकल भिन्न पर आधारित भिन्नात्मक समीकरण प्रश्न आपको दिखते हैं। भिन्नात्मक समीकरण में आपने देखा होगा जैसे कहा जाता है किसी संख्या का 2/4, किसी संख्या का 3/3 या 4/4, मतलब इस प्रकार से अलग अलग करके एक्सप्लेन करके समीकरण बनाया जाता है, आप उसको बेसिकली हल करते हैं। इसी प्रकार से अगर सोचा जाए आयु संबंध के प्रश्न बनते हैं, जो आयु संबंध आधारित समीकरण बनते हैं, अनुपातिक समीकरण बनते हैं, अनुपातिक समीकरण बनते हैं, अनुपातिक बने, औसत आधारित समीकरण बने। तो इस प्रकार से अगर आपने देखा होगा, और हम लोग ऐसा नहीं कि इनको उपयोग में नहीं लाते हैं, अक्सर जब आप मॉडल पेपर हल करते हैं मेरे साथ तो आमतौर पर आप देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारे समीकरण आपको देखने को मिलते हैं, करने को मिलते हैं, जिनका उपयोग आपके लिए वैल्यूएबल होता है, क्योंकि ये अंकगणित पर ही टोटली बेस्ड होते हैं। बेसिकली जो समीकरण है, समीकरण जिसको जनरली आप क्या कहते हैं, इक्वेशन। मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात समीकरण की कर रहा हूं। तो समीकरण को आप जनरली क्या कहते हैं, इक्वेशन। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, समय दीजिएगा थोड़ा सा। इक्वेशन बेसिकली एक प्रक्रिया एक्सप्रेशन से आया। कहां से आया, एक्सप्रेशन से आया। और एक्सप्रेशन एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है जब हम अपनी प्लानिंग को किसी एक सिस्टम के अंतर्गत ढालते हैं, अपनी बातों को एक मेथोलॉजी के अंदर लाते हैं, तो वह एक एक्सप्रेशन समीकरण, वह एक प्रक्रिया, एक स्टेटमेंट बनता है। और वही जब समानता आधारित होता है, जैसे मान लीजिए बेसिकली समीकरण जो इक्वेशन है वो टोटली प्रेजेंट करता है इक्वलिटी को, इक्वलिटी मतलब समानता को। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, समानता बेसिकली कैसे होता है, जब दो पक्षों के बीच में, अगर एक पक्ष हम लोग पहला बनाए, एक दूसरा बनाए, और दोनों पक्ष के बीच बराबर का साइन लगाए तो समानता दर्शाता है। आपने मैथ में इनइक्वेशन भी पढ़ा है। इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है, असमानता। जब आप कभी दो पक्षों के बीच ग्रेटर आर, लेस आर, ग्रेटर देन, लेस देन का सिंबल लगाते हैं तो वह असमानता दर्शाता है, कोई एक बड़ा होता है, कोई एक छोटा होता है। लेकिन जब बराबर का साइन लगाते हैं तो वह समानता दर्शाता है। और जब भी कभी हम समीकरण को प्लान करते हैं, बनाते हैं, तो समीकरण को बनाने के दौरान ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई अगर कहे कि सर ये तो अंकगणितीय समीकरण है, लेकिन अगर कोई भी समीकरण बनेगा, मान लो अगर हम एक समीकरण कुछ पदों को लेकर के ऐसे ऐसे बना रहे हैं, अंत में बराबर एक क्वेश्चन मार्क भी रख दिया, तो वह क्वेश्चन मार्क अननोन है, और अननोन को ही हम लोग यहाँ पर वेरिएबल कह देते हैं। अननोन को ही वेरिएबल कह देते हैं। तो इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी समीकरण बनाने के लिए पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझनी हमारे लिए आवश्यक है, उसका नेचर समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर समीकरण भले अंकगणितीय है लेकिन उसका स्ट्रक्चर बीजगणितीय ही होगा, मतलब किसी एक अननोन पर आधारित ही होगा, दो पक्षों के बीच समानता पर ही होगा। मतलब स्पष्ट है कि हमें कोई भी अगर समीकरण आधारित संरचना करनी है या डिस्कशन करना है तो हमें किसी भी हालत में यहाँ पर उस समीकरण का बीजगणितीय स्वरूप समझना ही समझना पड़ेगा। मैंने कहा अंकगणित तो हम पढ़ ही रहे हैं, अंकगणित के समीकरण हम डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके उत्तर हम दे ही रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में हमें समीकरण का बीजगणितीय स्वरूप समझना आवश्यक है। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए, बाद में इसका कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कैलकुलेशन में कोई किसी प्रकार का डिस्कशन ना हो। हालांकि डिस्कशन हो कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि इन सब मुद्दों पर डिस्कशन होना आवश्यक है, लेकिन डिस्कशन
डिस्कशन का मोड आप खत्म कर देंगे अगर पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं आप पूरी गारंटी और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि समीकरण बीजगणितीय स्वरूप से ही डिसाइड किया जाता है और किसी भी समीकरण को बनाने के लिए 3 मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है। आपको मैंने डे 1 से बताया है कि हमारा जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, जो गणितीय संरचना है, वो गणितीय संरचना बेसिकली आप दिमाग में रखिएगा वह प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होता है। जो गणित होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात समस्याओं को हल करने का तरीका होती है। और अगर यह प्रॉब्लम सॉल्विंग पद्धति है जो गणित आप पढ़ते हैं, अगर यह प्रॉब्लम सॉल्विंग पद्धति है मतलब हम किसी भी समस्या को हल करना चाहते हैं गणितीय संरचना से, गणितीय उपयोग से, तो हमें उस प्रॉब्लम के लिए एक समीकरण बनाना आवश्यक ही होगा। बाद में समीकरण जब आपने बना लिया तो समीकरण का हल उस प्रॉब्लम का हल हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम समीकरण को डिजाइन करना है और किसी भी समीकरण को बनाने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है वेरिएबल की। वेरिएबल को आप कहते हैं चर राशियां। क्या कहते हैं? चर राशियां। चर ऐसी होती हैं जो बदलती रहती हैं। जैसे x का मान कभी 5 होता है, कभी 3 होता है, कभी 2 होता है। कोई समीकरण में आप अलग अलग x सब्स्टिट्यूट करिए तो उसका मान बदल जाता है। दूसरा अचर राशियां जिसको आप कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब हो गया अचर राशियां। आप दिमाग में रख लीजिएगा चर राशियों का मतलब हो गया कि जो अल्फाबेट होते हैं, जैसे पहले हम लोग हिंदी मीडियम से अगर पढ़ाई किए होंगे तो काखा गा XY, काखा गा जेड, सॉरी काखा गा और यारा लावा यूज किया जाता था। आजकल जो है हम लोग XYZ जैसे A यूज करते हैं, B C D सो ऑन, हम Z तक के अल्फाबेट यूज करते हैं। इतना हम ज्ञानी हो चुके हैं कि हम इन सब का उपयोग करते हैं। जबकि अचर राशियों की बात किया जाए 0 से लेकर के 9 तक के सिंबल उपयोग में लाए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर सिंबल। तो सिंबल मतलब प्रतीक अर्थात चिन्ह, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चिन्ह में सर्वप्रथम जो सबसे रिक्वायर्ड चिन्ह है वो बराबर का है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी दर्शाई जाती है। बाकी आपको पता है जोड़ लगेगा, घटाव लगेगा, गुणा लगेगा, भाग लगेगा, परसेंटेज लगेगा, तमाम तरह के चिन्ह और ऑपरेटर उपयोग में लाए जाते हैं। अब चाहे अंगणितीय समीकरण ही बनाइए। अंगणितीय समीकरण बनाने का मतलब, जैसे मैंने एक बात अभी आपको बता दिया कि समीकरण बनेगा तो बीच में इक्वल साइन, इसके इधर साइड LHS अर्थात इसका बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष बना और इधर साइड इसका RHS अर्थात दायां पक्ष बना। आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन होगा और फाइनली डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। उधर से आके जाके डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो सोच है, हमारी जो स्ट्रक्चर, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उसको वह एक फ्रेम दे देता है। जैसे आप कभी किसी के बारे में कहिए कि भैया अगर एक मान है, एक संख्या है, अगर उस संख्या में हम 20 जोड़ दें तो वह संख्या ऑटोमेटिकली 50 बन जाएगी। तो आपने क्या किया, उस संख्या को एक वेरिएबल माना, x माना और x में 20 जोड़ा और बराबर 50 कर दिया। अब आपको इस समीकरण को हल करने का नेचर या आइडिया पता हो। अगर आप हल करने का नेचर जानते हैं, तरीका जानते हैं, प्रोसीजर जानते हैं, तो आप उस वेरिएबल को ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर चाहे अंगणितीय प्रक्रिया हो, चाहे अंगणितीय समीकरण हो, बनाने के लिए हमें वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी, कांस्टेंट की पड़ेगी, हमें चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी। तो समीकरण हमारा बेसिकली बीजगणितीय ही होता है। भले ही प्रश्न आपको अभी तक अंगणितीय नजर आए हैं, लेकिन मेरी बात मान करके आप कुछ बीजगणितीय फैक्ट को डिस्कस करिएगा। और इस फैक्ट का डिस्कशन बेसिकली समीकरण के नेचर पर डिपेंड करता है, उसके टर्म पे डिपेंड करता है, उसके क्लासिफिकेशन अर्थात उसके वर्गीकरण पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ इसके वर्गीकरण अर्थात समीकरणों के कुछ स्वरूप को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो आप समीकरण पढ़ रहे हैं, समीकरण का जो वर्गीकरण है, बेसिकली क्लासिफिकेशन, यहां से प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है। आपको ध्यान से समीकरण के वर्गीकरण को समझना है। इसके अंतर्गत प्रश्नों का बनना निश्चित है और इस तरह के प्रश्न अगर आपको परीक्षा में मिल गए तो आप कभी मना नहीं कर पाएंगे कि सर ये क्यों पूछ लिया गया। तो कहेगा साधारण अंगणितीय समीकरण तो लिखा ही हूं, और लिखा हूं तो अगर कैलकुलेशन आप जानते हैं तो उसका नेचर क्यों नहीं जानते, नेचर भी जानिए। तो मैंने कहा कि चलो हम नेचर भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं जिससे कि स्पष्ट हो जाए, समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी समीकरण होगा उसको जो निर्धारित किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है, कई तरह से डिफाइन किया जाता है, आप उसको समझने की पूरी कोशिश करना। एक तो हम डिफाइन करते हैं पदों के आधार पर। किस पर?
पदों के आधार पर। कोई समीकरण रहेगा तो उसको हम पदों के आधार पर डिफाइन करते हैं। पदों के आधार का मतलब ये होता है कि उसमें कितने पद हैं। एक पदी है, जैसे आप समझिए वह एक पदी है, कभी समीकरण आपका क्या होगा, एक पदी, एक पदी होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मोनोनॉमियल, मोनोनॉमियल। द्विपदी है, द्विपदी है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, बाइनॉमियल, बाइनॉमियल। ऐसे त्रिपदी है, त्रिपदी है, इसको आप कहेंगे ट्राइनॉमियल। इसी प्रकार से तीन पदों से ज्यादा समीकरण भी बनते हैं, मतलब एक पदीय, दो पदीय, तीन पदीय, चार पदीय समीकरणों का पद जो होता है समीकरणों के क्लासिफिकेशन का एक कारण बन जाता है। जैसे अगर एक पदीय समीकरण की बात करिए तो मैंने मान लो सिंपली लिख दिया x, तो इसमें कितने पद हैं, एक है। x बटा 5 है, इसमें कितने पद हैं, एक है। तो समीकरण चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में अपने पदों को रखे, चाहे डिवीजन के पद में रखे, मतलब अगर उसमें प्लस माइनस नहीं लिखा है तो वह समीकरण बेसिकली एक पदी होता है, उसमें एक पद होते हैं। अगर उसमें प्लस माइनस लग गया, जैसे x + 5 = 0, 2x + 3y = 0, अब समीकरण हमारा दो पदी होता चला गया। जब जब समीकरण में प्लस माइनस का सिंबल लग गया तो एक प्लस से वह समीकरण दो पदों में डिफाइन हो जाता है। जैसे एक रेखा थी, रेखा के बीच में एक स्पॉट बना दिया तो दो भागों में रेखा बट गई। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर दो पदी की बात कर लिए, बाइनॉमियल की बात करें, अब मान लो x + y + 3 = 0 लिखा है। अब समीकरण देखिए तीन पदों में डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ही मतलब हम तीन पद मतलब दो ऑपरेटर, मैंने कहा 2x + 3y + 4 = 0 है। अब देखिए समीकरण हमारा त्रिपदी मतलब तीन पदों पर बेस्ड हो गया। तीन पद के अलावा भी पद बढ़ते हैं, जैसे चार पद के समीकरण होते हैं, 5 के होते हैं, लेकिन इसमें एक जो सबसे स्पष्ट मैं आपको बताऊंगा वो होगा पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल को थोड़ा भी रोक के रखिएगा, जिसको कहते हैं बहुपदी या बहुपद बेसिकली कहते हैं। हालांकि यह व्यंजक पर बेस्ड होता है, लेकिन बहुपद को डिफाइन ऐसे नहीं किया जाएगा जैसे अभी मैं बता रहा हूं। और एक चीज मैं बताऊं, समीकरणों का स्वरूप भले अलग अलग है, लेकिन हर प्रकार के समीकरण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मैं भी अभी स्पष्ट कर दूंगा। अगर हम बेस्ड ऑन टर्म पदों के आधार पे समीकरणों का बंटवारा कर रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो प्लस माइनस यहां पर उसके पदों को डिफाइन करता है कि उसमें कुल कितने पद हैं। वह एक पदी है, द्विपदी है, तीन पदी है, चार पदी है, ये चीज आपको डिफाइन करता नजर आएगा। अब दूसरी बात देखिए, एक तो पदों के आधार पे हो गया। पदों के आधार के बाद अगर हम सोचें तो यहां पर अगला जो होता है वो चर राशियों पर आधारित होता है। चर राशियों पर आधारित, जैसे चर राशियां मतलब हमारी रिक्वायरमेंट। आपने जैसे अंगणित में प्रश्नों को देखा होगा, कैसे प्रश्न, जब कहा जाता है कि कोई जैसे एक दो अंकों की संख्या है, आपने देखा होगा चर राशि बेस्ड ऑन वेरिएबल, बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर बेस्ड ऑन वेरिएबल, मतलब चर राशियों पर आधारित समीकरण हमारे बनते हैं। अब चर राशियों पर आधारित समीकरणों को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। तो एक चर पर आधारित रैखिक समीकरण होता है। सबसे पहले एक चर पर आधारित रैखिक समीकरण, एक चर पर आधारित, अब यहां पर अभी रैखिक नाम मत दीजिएगा, आधारित समीकरण होते हैं। दो चरों पर आधारित होते हैं, ठीक है, दो चर पर आधारित समीकरण होते हैं। तीन चरों पर आधारित समीकरण होते हैं। जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट अगर समझेंगे तो आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि हमारे पास जो उपयोग आता है, जो हमको उपयोग में करने के लिए प्रश्न मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपने दो चरों पर या तीन चरों पर आधारित रैखिक समीकरण ही पढ़ा है। हायर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में यह चर ज्यादा हो जाते। जैसे आपसे अगर मैं कह दूं कि हमारे पास एक अननोन है, एक रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट मतलब किसी एक संख्या को बताना है जिसमें कुछ जोड़ने या घटाने पर संख्या फला बन जाती है। तो मैंने कहा x + 5 = हमने 15 लिखा। अब देखिए वेरिएबल यहां पर कितना है, एक है। समीकरण जैसे इसको लिखने का प्रोसेस ये है, जैसे हमने लिखा ax + y ax + b = 0। अब आप देख रहे हैं कि यह समीकरण है जहां पर जो वैल्यूज है, जैसे a है और b है, अगर सोचा जाए तो ये रियल नंबर है, मतलब ये रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं। जो x है यही अननोन है, इसको पता करना है, मतलब एक ही अननोन यहाँ पर इन्वॉल्व है। एक छोटा सा समीकरण बना और हम इस समीकरण से उस x का मान आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा समीकरण दो चरों पर आधारित रैखिक दो चरों पर आधारित समीकरण बने, जैसे कि हम लिख दे ax + by = c, या a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। अब आपने देखा कि यह दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण है।
लेकिन इस समीकरण का सलूशन तभी पॉसिबल होगा जब उसके समकक्ष एक और समीकरण होगा, क्योंकि जैसे ही चर बढ़ गए तो उसका सलूशन, उसका हल तभी संभव है जब उसके समकक्ष एक समीकरण और आपको मिलकर आएगा। अर्थात अगर दो चरों पर आधारित समीकरण है तो हमें दो समीकरण चाहिए, मतलब वेरिएबल अगर दो लगे हैं तो दो समीकरण चाहिए, तभी हम उसका सलूशन, उसका हल निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। निकालने का एक तरीका और होगा कि घात बढ़ा दे, और उसका प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। तीन चरों पर अब इसी प्रकार से अगर मान लो कि एक ऐसा समीकरण बना जहां पे x भी इन्वॉल्व है, y भी इन्वॉल्व है, z भी इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात इस समीकरण को हल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कम से कम तीन समीकरणों की मदद से किया जा सकता है। अर्थात अगर हमको x y z का मान निकालना है तो हमें तीन समीकरण की आवश्यकता होगी, तभी जाकर के हम इन तीन पद के आधारित समीकरणों को हल करेंगे। अगर हम अपनी रीच के हिसाब से चल रहे हैं तो हम रीच के हिसाब से तीन पद, तीन वेरिएबल, तीन चर राशियों पर ही हमारा काम चल जाएगा, और उतने से ही हम लोग सफिशिएंट वे में पढ़ाई करके चलेंगे। मेरी बात को समझते चलेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाएगा, वो अलग बात है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है घात पर आधारित। किस पर? घात पर आधारित। घात पर आधारित का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा। बेस्ड ऑन डिग्री इसको कहते हैं हम लोग यहां पर, आधारित समीकरण। घात पर आधारित समीकरण मतलब जो हमारे पास चर राशियां हैं उनकी घात अर्थात डिग्री क्या है, बेस्ड ऑन इसको हम लोग कहते हैं डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पर आधारित समीकरण, उसमें भी डिग्री पर भी आधारित समीकरण जो बनते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वह एक चर राशि पर आधारित है कि दो चर राशि पर आधारित है, तीन पर है, किस पर है, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। हम घात पर आधारित अगर चलेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन जो बनता है वो लीनियर होता है। लीनियर को हिंदी में कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसका प्रेजेंटेशन आप समझिएगा, वर्किंग समझिएगा। जैसे हमने लिखा अभी ax प्लस बी बराबर 0, यहां पर बेसिकली ये होता है कि जो डिग्री होती है, डिग्री अर्थात जिसके हम घात कहते हैं, वो घात क्या होती है? समीकरण की एक होती है, और इसमें जो वेरिएबल है, चर राशि है, उसका केवल एक ही मान संभव होता है। कितना होता है? एक ही मान। जैसे अगर आप x का मान निकालना चाहें तो x के केवल एक मान इस समीकरण की मदद से संभव हो पाएंगे, दो नहीं। यहां पर ध्यान रखने की जरूरत होती है कि यहां पर a और b वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं और x आपका वेरिएबल होता है। पहला हो गया रैखिक। अब दूसरी बात देखिएगा, अगला बनेगा क्वाड्रेटिक। ध्यान से देखते जाइएगा। क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात समीकरण। क्या होता है? द्विघातीय समीकरण। अब द्विघातीय समीकरण का मतलब क्या है कि उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है? ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां पर आपने देखा कि जो a है, b है, c है, a रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखना होगा कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो कांस्टेंट समीकरण हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां भी a कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 ही हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर a पद गायब हो गया तो यह समीकरण ऑटोमेटिकली रैखिक बन जाएगा। तो यह जो द्विघाती समीकरण है, यह समीकरण ऐसा है जिसमें जो डिग्री होती है, मतलब जो घात होती है इसकी, वो घात देखिए 2 होती है। जो हाईएस्ट पावर किसी समीकरण का जो होता है वेरिएबल के ऊपर लगा, वही उसकी घात अर्थात डिग्री को दर्शाता है। अब अगर डिग्री यहां पर इसकी क्या हो गई? 2 है, इसके जो हल होंगे वो हल भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। हल कितने होंगे? 2। मतलब जो x का मान निकल कर आएगा वह 100% 2 ही मान निकल कर सामने आएगा। वह हो सकता है कि दोनों बराबर हों, मतलब दोनों समान हो, या दोनों असमान हो, लेकिन मान दोनों के इस पूरे समीकरण के एक नहीं बल्कि 2 नजर आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है और डिग्री 2 होने से इसके हल भी 2 हो जाते हैं। अगला देखिए, क्यूबिक इक्वेशन होता है। क्यूबिक इक्वेशन होता है मतलब त्रिघातीय समीकरण। त्रिघाती, जैसे इसको प्रेजेंट किया जाए तो ऐसे करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। यहां पर भी बस एक ही बात कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो मैक्सिमम पावर रखा है उसका जो कोफिशिएंट अर्थात गुणांक हो वो जो है आपका कभी शून्य नहीं होना चाहिए। इसके हल कितने बनेंगे? इसके हल मतलब सोल्यूशन इसके 3 नजर आएंगे। क्यूबिक के बाद ऐसे ही एक इक्वेशन और आपको नजर आया, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया चतुर्थ घातीय समीकरण हो गया। चतुर्थ घातीय समीकरण हो गया मतलब इसके घात कितने बनकर आए? देखो इसको लिखा जाएगा ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx बराबर 0। अब यहां पर भी a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। साथ साथ इसमें हल कितने बनेंगे?
हल 4 बनेगी क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। एक बात मैं कंफर्म बता देना चाहता हूं, जैसे आपने यहां पर देखो, अब चतुर्थ घाती के बाद भी घात बनते हैं, ऐसा नहीं कितने से घात सीमित हो गया। अब यहां पर जैसे अगर आपने डिफाइन किया तो जो समीकरण था, ध्यान से देखते जाइएगा तो यह समीकरण आपको स्पष्ट हो जाएगा। समीकरण का जो आपने क्लासिफिकेशन किया है वो 3 तरह से किया है। कैसे कैसे? एक तो मैंने किया है पदों के आधार पर, ध्यान से देखते जाइएगा, पदों के आधार पर, दूसरा आपने किया है पदों के आधार पर किया है, दूसरा आपने किया है चर राशियों के आधार पर, चर राशियों के आधार पर, पदों के आधार पर, चर राशियों के आधार पर, और तीसरा जो आपने किया है वो आपने किया है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो इस प्रकार से 3 तरह से किसी समीकरण का क्लासिफिकेशन आपने किया है। लेकिन ये स्पष्ट मान लीजिए कि अगर मान लो समीकरण हमारा पदों के आधार पर डिफाइन किया गया है, पदों के आधार मतलब उसमें एक पद है, तो जो एक पदी समीकरण है वह चर राशियों पर भी डिपेंड करेगा और साथ साथ घातों पर भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई समीकरण जैसे मान लीजिए लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा कि x + 5 = 0। अब इस समीकरण को हम डिफाइन कैसे कर सकते, देखिए इसको कहेंगे भैया इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। पद कितने हो गए, 2। इसमें चर राशियां कितनी है, 1, और इसमें घात क्या है, 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कोई समीकरण आपने लिख दिया तो पद का अलग सिस्टम है, घात का अलग सिस्टम है और चर राशियों का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब जैसे मान लो हमने दूसरा समीकरण लिखा, मैंने लिखा x² + 3x + 5। अब इसकी बात अगर सोचा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो पद कितने हैं, तो कहेंगे सर पद तो 3 हैं। हमने कहा चर राशियां कितनी है, आप कहोगे सर 1 ही है क्योंकि एक वेरिएबल है, और घात क्या है, आप कहोगे सर 2 है। मेरी बात समझ रहे? ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी समीकरण होगा तो वह पदों के आधार पर भी डिफाइन होता है, घातों के आधार पर भी होता है और चर राशियों के आधार पर भी डिफाइन होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और एक चीज और ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि जैसे घात के आधार पे मान लो मैंने रैखिक बताया है, अब रैखिक का मतलब ये नहीं होता है कि वह एक ही चर राशि पर डिपेंडेंट हो। जैसे रैखिक का मतलब आपने मान लो अभी हमने कहा कि x + 5 = 0 है, तो भैया x + 2y = 0 भी जो होगा वो भी रैखिक होगा, वो भी क्या होगा, रैखिक होगा। मतलब भले ही 2 चर राशियां हैं लेकिन वह रैखिक होगा। ऐसे अगर मान लो लिखा है x + 3y + 4z = 0 है, अगर वह भले ही 3 चर राशियों को रखा है लेकिन क्योंकि डिग्री 1 है, वह क्या है आपका, बताइए, वह भी आपका रैखिक है, क्योंकि घात तो क्या है, 1 है, पद की संख्या यहां पर 3 है, चर राशियां 3 है, चर राशियां 3 है। इस प्रकार से किसी समीकरण को हम उसके चर राशियों पर, पदों पर, उसके घातों पर डिफाइन करेंगे। अब तक की बातों से समझ में आ गया कि समीकरण कुछ भी दिया हो, समीकरण कुछ भी दिया हो, चाहे जैसे दिया हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि xy + 3z = 5। अब देखो ये समीकरण मान लो ऐसे लिखाया गया है, दिया गया है, यहां पर हम टोटली अलजेब्रा हो गए हैं बेस्ड अभी, लेकिन हम इसकी वर्किंग को थोड़ा यहीं पर समझकर चलेंगे। मान लीजिए मुझे इसको समझना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं xy + 3z - 5 = 0। तो आपसे मैं कहूंगा कि भैया इसमें कितने पद हैं, आप कहोगे सर 3 पद हैं। हम कहेंगे कितनी चर राशियां, आप कहोगे सर 3 चर राशियां हैं, x y z है, और कितनी डिग्री है, डिग्री सर 1 है, सॉरी डिग्री यहां पर 2 मानी जाती है। जैसे यहां पर एक डिग्री इसकी मानी जाएगी, एक इसकी मानी जाएगी, मैं भी स्पष्ट कर देता हूं। तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई, 2, क्योंकि यहां पर वेरिएबल दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो गए हैं। तो यही मेरा कहने का सेंस है कि यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रकार से समीकरण को डिफाइन कर दिया तो उसका एक ही नेचर बना, नहीं, समीकरण अपने नेचर से, अपने व्यवहार से तीनों स्वरूप को एक साथ एक ही समीकरण धारण कर सकता है। ये बात हमको जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। मेरा अभी तक का जो सेंस रहा है, जो समीकरण मैंने आपको बताया, आपसे जो प्रश्न जहां से जिस टर्म से पूछा जा सकता है वो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। चाहे समीकरण आपका पदों के आधार पर डिफाइन हो, चाहे घातों के आधार पर डिफाइन हो, चाहे चर राशियों पर डिफाइन हो, 3 में से किसी भी प्रकार से डिफाइन हो, सबसे पहले किसी समीकरण को बनाने के लिए हम अगर मान लो कोई समीकरण बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि x 2x + 3। अब मान लीजिए एक समीकरण आपने बनाया है, देखने से साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 पद हैं, लीनियर है, एक चर राशि है। यहां पर हर जो वेरिएबल होगा, चर होगा, चर का अपना एक गुणांक होगा। गुणांक बेसिकली कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। साथ साथ हमारे पास उस समीकरण, जैसे हम लोग यहां पर प्रत्येक चर का, जैसे हम ऐसे ध्यान से समझिएगा,
जो हमारा समीकरण होगा, समीकरण में प्रत्येक चर का अपना एक गुणांक होगा, उस समीकरण की अपनी एक घात होगी, समीकरण की क्या होगी, घात होगी। अब तक की स्थिति में हम दो बातें आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि समीकरण में प्रत्येक चर का गुणांक क्या है और समीकरण की घात क्या है। घात बेसिकली क्या होगी, डिग्री, और गुणांक को क्योंकि क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट कहेंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इसमें यक्स का गुणांक क्या है। जैसे हम समीकरण बनाते कैसे थे, कहते थे यक्स, कितने यक्स, 5 यक्स। पहले तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, 2 सेब का मूल्य, सेब क्या हो गया, वेरिएबल, और कितने सेब, 2 सेब। तो यहां पर मेरा कहने था यक्स का गुणांक यहां पर 2 हो जाएगा। बात आएगी घात की, तो घात को कहते हैं द हाईएस्ट पावर। क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, मतलब चर राशि के ऊपर लगी अधिकतम घात ही डिग्री होती है। तो हमारे पास जो यक्स है, यक्स के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, तो घात क्या हो जाएगी बताइए, 1 हो जाएगी। तो कोई समीकरण आपको दिया रहेगा, वहां से हम किसी भी चर राशि का गुणांक आपसे पूछ सकते हैं और साथ साथ उसकी घात पूछ सकते हैं। खूब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैंने मान लिया, लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x, या चलिए ठीक है, इतना लिखा बराबर 0। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दो कि इसकी घात क्या है, बताइए घात क्या है। तो आप कहोगे सर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो घात कितनी हो जाएगी, 2। किसी की भी डिग्री अगर, मतलब घात मैंने बता दिया, किसी का गुणांक, जैसे मैं आपसे पूछूं कि यक्स का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे सर यक्स का जो गुणांक होगा वो कितना होगा, बताइए। यक्स का गुणांक यहां पर 5 हो जाएगा। यक्स का गुणांक कितना हो गया, 5। ऐसे फिर से देखिए, आप लोग कमेंट करते चलिएगा, बताते चलिएगा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। ज्यादा डिस्कशन ना हो इसलिए मैं कमेंट रीड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है और कॉन्सेप्चुअल क्लास में एक दूसरे को तभी समझ पाते जब पूरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। आगे देखिए, मैंने कहा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ये समीकरण है आपका। मैं सबसे पूछूं भैया घात बता दो क्या है, यहां पर मैं आपसे पूछूं घात क्या है, तो आप कहोगे सर घात, सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3। यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो घात कितनी हो जाएगी, 3। मैं आपसे पूछूं कि चलो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो आप किसी का भी गुणांक बता सकते हो। एक्स क्यूब का पूछ लूंगा तो आप 3 बताओगे, ठीक है। तो आप किसी का भी गुणांक आराम से बता सकते हो और साथ साथ घात बता सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे आप ध्यान से देखिएगा यहां पर, जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस 4z बराबर 0। अब देखो समीकरण बना, इसमें कई वेरिएबल लगे, कई पद लगे, घातें भी बड़ी हैं। थोड़ा इसकी घात कोई बताए हमें, इसकी घात क्या है, कौन बता रहा है, कमेंट करिए इसकी घात कितनी है। मैं आपके टर्म आपका आंसर देखना चाहता हूं। अब आपको लगेगा कि जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, अगर हाईएस्ट पावर आपने 3 लगाया है तो गलत है। क्यों बताइए, यहां पर जब हम देखते हैं कि दो वेरिएबल एक साथ एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो 100% इसकी घात 5 हो जाएगी, जुड़ जाएगी, घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कभी भी ऐसे में देखकर बड़ी घात को मत चलिएगा। अगर एसोसिएटेड पद हैं, वेरिएबल हैं, तो आप उनकी घातों को जोड़ करके उनकी घात को डिफाइन करते हैं, तो घात यहां पर बेसिकली 5 हो जाएगी। तो आपको कभी ऐसे समीकरण दिखे तो आप एटलीस्ट घात डिफाइन कर ले। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल इस पर देखिए, फिर में इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई है जो मुझे बतानी है और मैं आपको बताना चाहता हूं। x पावर 4y प्लस 3y पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर y पावर 4 प्लस 4 बराबर 0। आप प्लीज मुझे सभी लोग बता दें इस समय इसकी घात क्या है, इस समय इसकी घात क्या है, प्लीज बताइए। घात अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप कितना बताओगे। जैसे यहां पर पावर 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 है और 2 और 4 6 है, तो घात 100% यहां पर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो मेरा कहने का सेंस है कि जब भी दो वेरिएबल एक साथ एसोसिएटेड हो तो उनकी पावर को ऐड कर दिया करिए। नियमतः लोग कहते हैं कि सर पावर तो तब ऐड होता जब बेस सेम होती, तो हम कोई यहाँ पर सर्ड्स इंडिसेस नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम समीकरण का फ्रेम डिसाइड कर रहे हैं और वह फ्रेम कैलकुलेटेड नहीं, अभी कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, उसके कैलकुलेशन को प्रोसेस करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सर्ड्स वाला प्रोसेस मत सोचिएगा, अरे सर घात कैसे जोड़ देंगे, तो भैया कौन सा कैलकुलेशन आप कर रहे हो, आपसे तो बस मैं केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो स्ट्रक्चर बेसिकली बना तो घात यहां पर कितना बनकर आ रही है, 6 बनकर आ रही है।
एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें रह गया है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने कहा कि समीकरण अगर पदों पर डिफाइन हुआ, पदों पर आधारित जब समीकरण में चल रहा था, बता रहा था आधारित, तो एक लाइन हमने आपको 2-3 बताई। मैंने आपसे कहा कि हमारा समीकरण कभी मोनो होगा। मोनो का मतलब होगा, ये देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारा समीकरण क्या होगा, कभी मोनोनामियल होगा, कभी बाइनामियल होगा, बाइनोमियल होगा, कभी ट्राइनामियल होगा, कभी मल्टीनामियल होगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इसी के साथ एसोसिएटेड बनकर आता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। आप सबको यह दिमाग में कंफ्यूजन देता है कि व्हाट अबाउट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेसिकली बहुपद कहलाता है। प्रत्येक लोग के दिमाग में यही होता है कि सर जिसमें बहुपद हैं, मतलब बहुत पद हैं, वही बहुपद है। यही दिमाग में चलता है। जिसमें कई पद हैं वही बहुपद है, लेकिन इसकी डेफिनेशन टोटली कंट्राडिक्टिव है। मैं आपको थोड़ा सा आज बहुपद को समझा देना चाहता हूं कि व्हाट अबाउट द पॉलिनोमियल, बहुपद क्या है, कैसे है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो एक टर्म हेडिंग कर लीजिएगा, पॉलिनोमियल। बेसिकली यह व्यंजक होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम संबंधित हो सकते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि एक्चुअली बहुपद क्या है। हम अगर किसी किताब में पढ़े हैं और बीजगणिती ही पढ़े होंगे, तो आपने यह पढ़ा होगा कि अगर किसी समीकरण को हम मान लो किसी वेरिएबल x के साथ डिफाइन कर रहे हैं, मतलब x के ऊपर समीकरण बना रहे हैं, लिखने का प्रोसेस कुछ ऐसा हो कि a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस सो ऑन बढ़ता चला जाए, अंतिम में पहुंच गए तो an x की पावर 0। मतलब इस तरह के रूप में जहां पर आपको ध्यान देना होता है कि a1 a2 b2 सो ऑन जितने भी हैं, वो आपके जितने भी हैं a0 से लेकर वो सब की सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो यह समीकरण हमारा बहुपद है। आप ऐसे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक द्विघात समीकरण मैं लिख रहा हूं, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब आप इसको ऐसे डिफाइन करिए, इसको कहिए a0 x की पावर n मतलब 2 प्लस a1 मतलब 3 x की पावर 1, मतलब देखो 2 से एक पावर क्या हो गई, घट गई, प्लस a3, अब इसको हम a2 कहेंगे और x की पावर यहां पर कितना है, 0 है, x की पावर 0। अब आपने देखा कि यह इसी के रूप में है, अर्थात यह बहुपद है। अर्थात क्या है, यह एक बहुपद है। अब आप समीकरण को देख करके निर्धारित कर सकते हैं कि वह समीकरण बेसिकली बहुपद है कि नहीं है। जैसे आपने बताया कि यह तो चलो बहुपद हो गई, ठीक है। अब मैं कुछ समीकरण लिखते चला जाऊं, अच्छा इसमें हम बहुपद को तो इस टेक्निकल रूप में तो डिफाइन कर दिए, लेकिन इस टेक्निकल रूप से कोई समीकरण बहुपद समझ नहीं पाता है, और मैं गारंटी दे रहा हूं कोई नहीं समझ पाता है। समझ लोग तब पाते हैं जब इसकी व्यवहारिक डेफिनेशन लोग के दिमाग में आती है। मैं आपको व्यवहारिक डेफिनेशन बताता हूं कि कोई समीकरण हमारा जो हमको मिलता है वो बहुपद तभी है, ध्यान सुनिएगा, बहुपद तभी है जब चर राशियों पर, ध्यान से देखिएगा, चर राशियों की घात, ध्यान देखिए, नॉन नेगेटिव हो, नॉन फ्रैक्शनल हो। हिंदी में समझिएगा, ना तो ऋणात्मक हो, ना ही भिन्नात्मक हो। ये दो बातें आपको समझनी है, वही समीकरण हमारा क्या है, बहुपद है। और कोई डिफिनेशन नहीं होती है। मैंने कहा कि कोई समीकरण अगर बहुपद है तो दो बातें दिमाग में रखना और दो ही चीज हमें चेक करना है, क्या, ना तो ऋणात्मक हो ना ही भिन्नात्मक हो। अगर यह हमने चेक कर लिया तो हम कंफर्म हो गए कि यही समीकरण हमारा क्या है, बहुपद है। बाकी इस तरह की डेफिनेशन भी मैच करेगी, लेकिन इस तरह की डेफिनेशन आपको मैच नहीं करानी है। ऋणात्मक घात आप जानते हैं, भिन्नात्मक घात आप जानते हैं, इतना तो हमने सर्ट्स में आपको पढ़ाया है। सर्ट्स इंडिसेस में मैंने ऋणात्मक और भिन्नात्मक के बारे में स्पष्ट किया था। अब आप थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, आप लोग कमेंट करिए क्या यह बहुपद है कि नहीं है। 2x प्लस 3 100% कैसे, उसी रूप में है जो हमने स्ट्रक्चर जनरल फॉर्म बनाया था। अब आप देखो तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2x की पावर 1 है, 3x की पावर 0 है, तो 100% उसी रूप में है। यस, यह बहुपद है। कैसे बहुपद है, क्योंकि इस पर जो वेरिएबल है इसके साथ लगा उसकी घात ना तो ऋणात्मक है ना ही भिन्नात्मक है।
आइए दूसरा देखा जाए। मैंने लिखा कि 3x² प्लस 5x प्लस 0, मतलब या ऐसे ही लिख देता हूं सिंपली 3x² प्लस 5x बराबर 0। अब बताइए यह बहुपद है? अब आप कहोगे सर एक कांस्टेंट हटा उससे कोई फर्क नहीं होता, यह बहुपद है, 100% यह बहुपद है। अगर आप लिखना चाहो 3x की पावर 0 प्लस 5x की पावर 1 प्लस 0x की पावर 0, भाई कुछ नहीं है तो 0 तो वास्तविक संख्या है, हाँ यह भी बहुपद है। मैंने लिखा x प्लस y बराबर 0। अभी देखिए दो वेरिएबल लगे हैं, दोनों वेरिएबल भी अगर लगे हैं, दो पद लगे हैं, तभी भी वह बहुपद है। बहुपद की कोई टेंशन नहीं है, बहुपद है, दो घाते दो हमारे पास वेरिएबल हैं, तब भी वह बहुपद है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। मैंने कहा कि रूट 2x प्लस 3 बराबर 0, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? थोड़ा कंफर्म करिए। यह बहुपद है, क्यों? क्योंकि यहां पर रूट 2 है और x है, मतलब यहां पर यह वास्तविक संख्या है और x की पावर 1 है, हाँ 100% यह बहुपद है। अब मुझे थोड़ा से बताइए, मैंने लिखा कि मैंने लिखा 5 रूट x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या यह बहुपद है? अब यह बहुपद है? तो आप कहोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? ये तो था, यह इसलिए नहीं क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5x की पावर 1/2। अब देखो जो हमारे पास वेरिएबल था उसकी पावर भिन्नात्मक हो गई, अगर भिन्नात्मक है तो यह बहुपद नहीं है। क्लियर है? अब इसी तरह से और देखिए, मैंने कहा अगर सपोज करिए हम लिख रहे हैं कि x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब हमारे पास एक समीकरण है, अब यह है कि नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे प्लीज बताइए, सही कि गलत कमेंट करके दिखाइए हमें, क्या कहेंगे? यस और नो? सब लोग लगभग मुझे नो बता रहे हैं, तो 100% यह बहुपद नहीं है। उसका कारण समझ लीजिए क्यों नहीं है। यहां पर इसलिए नहीं क्योंकि इसको लिख सकता हूं x² प्लस 2 x की पावर -1, मतलब यहां पर ऋणात्मक घात आई, ठीक है। यहां पर आप प्लस 3 बराबर 0 कर दो तो यह कह देंगे नहीं भैया यह बहुपद नहीं है। क्लियर है? तो हमारे पास जब भी कोई समीकरण हो उसकी घात या तो ऋणात्मक हो या तो भिन्नात्मक हो, तो वह बहुपद नहीं है। बेसिकली वो बहुपद से उसका नेचर खत्म हो जाता है। मैंने लिखा 5x बराबर 0, कितने लोग बताएंगे यह बहुपद है कि नहीं है? 100% यह भी बहुपद है। कंफर्म है? मैंने लिखा x, बताइए यह बहुपद है? हाँ यह भी बहुपद है। x बराबर अगर कुछ भी लिखा, x सिंपली लिख दिया, एक मोनोनोमियल लिख दिया, वह भी बहुपद है। ठीक है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने कहा, आप समझिएगा, मैंने लिखा 5, अब इसके बारे में बताए कोई बहुपद है कि नहीं है? हाँ प्लीज बताइए, क्या यह बहुपद है? तो आप क्या बताओगे? इज 5 इज अ पॉलिनोमियल आर नॉट? तो अक्सर लोग कह रहे हैं सर है, तो मैं भी बता दूं, कुछ लोग हमसे ये भी कह रहे हैं सर नहीं है, मैं कह दूं यस है। समझिए क्यों है, जो नहीं बता रहे हो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकता हूं 5x की पावर 0। अब सोचो आ गया ना उसके साथ वेरिएबल, तो मेरा कहने का मतलब यह भी बहुपद था, भले देखो उसकी घात हमारे पास क्या था? 0 था। मतलब जब भी कभी समीकरण हमारा इसको हम बेसिकली कांस्टेंट, मतलब एक तरह से कांस्टेंट बेसिकली यह नंबर है, और कांस्टेंट संख्या भी एक समीकरण को दर्शाती है, वो फिक्स होती है, वो किसी एक वेरिएबल का ही मान होती है। इस तरह के समीकरणों को भी हम बहुपद की तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के अभी तक की पढ़ाई में हमको यह समझ में आया कि कोई समीकरण अगर ऋणात्मक और भिन्नात्मक घात नहीं रखता है तो वह 100% एक पॉलिनोमियल है, और अगर वह पॉलिनोमियल है तो वह एक चर राशि, एक पद, ध्यान से देखिएगा, एक चर राशि या एक से अधिक चर राशि, एक पद या एक से अधिक पद, एक डिग्री या एक से अधिक डिग्री का हो सकता है, और उन सभी को हम बहुपद ही कहते हैं। तो हर इन बहुपद को हमको पहचान करना आवश्यक है, इन बहुपद से उसकी घात निकालना आवश्यक है, हर बहुपद के प्रत्येक चर राशियों की कोफिशिएंट अर्थात गुणांक निकालना आवश्यक है। अगर हम बहुपद ध्यान से पढ़ लें तो हमारा काम समीकरण पे आसान हो जाता है, समीकरण की पहचान आसान हो जाती है। 2-4 चीजें मेरे साथ यहां पर हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। कुछ टर्म है जिसको आप अप्लाई कर लीजिए, और इतना कर लेने से कई चीजें हमारी स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा निम्न में कौन सा बहुपद है, थोड़ा सा कंफर्म करके बताइए, निम्न में कौन सा बहुपद है? इसमें से प्लीज बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें कौन सा बहुपद है? ध्यान से देखिए, ये बहुपद है नहीं क्योंकि पावर -1 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, हटा दो। यह होगा नहीं क्योंकि x की पावर 1/2 होगा, हटा दीजिए। यह बहुपद है, x² है, x बाहर है, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन बहुपद है, बल्कि इसमें भी देखिए तो x की पावर 1/2 है। इसमें अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन बहुपद है, और हम लोग समझ गए होंगे। देखिए रूट भले लगा है, कैसे लिखा है? √3,
यक्स वर्ग, ठीक है, प्लस √2 प्लस 6। तो देखो यहां पर यक्स स्क्वायर और यक्स बाहर है तो यह बहुपद है, तो बेसिकली सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। और देख लीजिए हम लोग यहां पर निम्न में से कौन सा बहुपद है, ध्यान से देखिए, निम्न में कौन सा बहुपद है, आप लोग प्लीज बताइए ध्यान से समझ करके कंफर्म करके। अब जैसे देखो नेगेटिव पावर है छोड़ दो, नेगेटिव पावर है छोड़ दो, नेगेटिव पावर है छोड़ दो। अब इसकी बात किया जाए तो जीरो, यह जीरो, अब अगर सोचो तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, या ये हो जाएगा। ये आपका शून्य बहुपद है। क्या है? शून्य बहुपद है। आप पढ़िएगा तो आपको शून्य बहुपद भी समझ में आता है। शून्य बहुपद है मतलब वह नंबर एक कांस्टेंट है, शून्य की वैल्यू मैंने आपको स्पष्ट की है। हाँ, एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा, कभी अगर जीरो पॉलिनोमियल बना, जीरो पॉलिनोमियल बना, इसकी घात निर्धारित नहीं की जा सकती, निर्धारित नहीं की जा सकती। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने केवल 5 लिखा, यह भी एक कांस्टेंट वेरिएबल है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी घात अगर मुझसे कोई पूछ ले, जैसे इसको कहेगा बहुपद है, हम कहेंगे बिल्कुल बहुपद है। मुझसे पूछेगा भाई घात बता दो, हम कहेंगे यार देखो घात ये है 5x⁻0, अर्थात घात क्या है? 0 है, ठीक है। लेकिन जब बात 0 की आएगी तो मुझसे कोई पूछेगा बहुपद है, हम कहेंगे हाँ भैया बहुपद तो है। हमसे पूछेगा आप घात बता दो, हम कहेंगे घात निर्धारित नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी डिफाइंड, घात निर्धारित कहीं नहीं की जा सकती। तो कभी अगर 0 दिया है तो इट्स अ पॉलिनोमियल, बट द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल नेवर कैन बी डिफाइंड, इसकी घात निर्धारित नहीं की जा सकती। तो दूसरे का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन था। ये सब टेक्निकल टर्म है जिसको आपको दिमाग में रखना ही आवश्यक है और समझना ही आवश्यक है। तो इस तरह से 1-2 नंबर और देख लेते हैं, आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब जैसे ये देखो, हमसे पूछा √2 किस घात का बहुपद है, √2 किस घात का बहुपद है, प्लीज अगर बता सके तो बता दे। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, कोई कमेंट कर सके तो प्लीज बताएं। √2 x⁻1। हमसे कोई कमेंट कर रहा है कि सर सारा मैथ पढ़ाएंगे सबीना प्रवीण, तो मैं आपको बता दूं सारा मैथ ही पढ़ाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं, बिल्कुल सारा मैथ ही पढ़ाने के लिए खड़ा हूं, टेंशन मत लीजिए। √2 x⁻1 क्या लिखेंगे बताइए? इसकी घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, सी ऑप्शन होगा। यहां पर घात सी ऑप्शन होगा। दूसरा क्यों भाई? 1/2 घात नहीं होती है किसी की, ठीक है। 1/2 क्यों होगी? वेरिएबल थोड़ी है। इसकी घात क्या हो जाएगी? घात बी ऑप्शन नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। यहां पर घात 1 होगी। जैसे इसको लिखेंगे कैसे पता है? √2 x⁻0, सॉरी हम गलत लिख रहे हैं, मैं गलत लिख रहा हूं, प्लीज समझिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप? √2 x⁻0, अर्थात अगर मैं घात पूछूंगा तो घात 0 होगा, 1 नहीं होगा भाई। घात क्या होगा? 0 होगा। गलती है मेरी, सॉरी इसके लिए। 1 नहीं होगा बल्कि 0 होगा, क्योंकि जैसे हमने 5 लिखा था तो 5 के साथ x⁻0 बनाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर x⁻0, अर्थात यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा। डी ऑप्शन लगाना यार। चलो इतनी बातें हो सकता है स्किप कर जाता है यार दिमाग से, दिमाग ही है कब कहाँ संतुलित रहा कहाँ ना रहा आप जानते हैं। अभी देखो एक लाइन पूछ ही लिया कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो मुझे कोई बता दे। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं की जा सकती है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, परिभाषित नहीं की जा सकती। अभी मैंने इसको स्पष्ट किया है, आप कंफर्म हो गए होंगे, समझ गए होंगे, और आशा करता हूं इतना आपको कंफर्म समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन अभी तक कर रहा हो तो प्लीज बता दें, कोई डाउट रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, और जब वीडियो समाप्त हो जाया करे तो अपने फीडबैक, अपनी विचार, अपनी थॉट जरूर प्रेजेंट कर दिया करिए, जिससे कि एक पॉजिटिविटी बने। और अगर कोई हमें चेंज परिवर्तन करना हो, अपनी रिक्वायरमेंट जरूर लिखा करिए।